नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। में हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। कल देश का बजट पेश होगा, लेकिन कल बजट के अंदर क्या खास होगा, इस पर नजर टिकी हुई है। गरीब, महिला, युवा, किसान को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। डिफेंस स्टॉक में भी आप देखिए तेजी आ सकती है। आम आदमी को क्या कुछ मिलेगा, इस पर भी नजर। बजट के विकास की रफ्तार लगातार बढ़ेगी और बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें अब और सरकार से बढ़ गई हैं। बजट में भी यहां कर कटौती से पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। 2047 के लिए बैंक सुधार योजना क्या सरकार लेकर आएगी। बजट से पहले शुगर सेक्टर में भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। क्या फिर से आम आदमी को राहत मिल पाएगी या नहीं। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए 2026-27 के बजट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अंतिम चरण में अब आप देखिए बजट पहुंच चुका है, क्योंकि कल पहली तारीख है और कल 1 फरवरी को आप देखिए किस तरह से बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बताते चले कि सर्वे जिस तरह से हुआ उसके अनुसार यहां मजबूत मैक्रो आर्थिक स्थिति और सुधारों के चलते फाइनेंशियल ईयर 2027 की अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.8 से 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि देश की जीडीपी जो है वो 7.2% तक पहुंच सकती है, ये अनुमान है। और उसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यहाँ ये बजट जिस तरह से पेश किया जा रहा है काफी अहम है अपने आप में। और साथ ही ये भी बताते चले कि गति शक्ति विजन को नया आयाम ये देगा। बताते चले कि 2026 भारत की लॉजिस्टिक क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, खासकर प्रधानमंत्री गति शक्ति विजन के तहत। और पिछले कुछ वर्षों में जो प्रगति हुई है उसे ध्यान में रखते हुए अगला विकास चरण हवाई, सड़क, रेल और मल्टी मॉडल नेटवर्क की गहरी एकीकृत योजना पर निर्भर करेगा। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को तेजी से अपनाकर लॉजिस्टिक वैल्यू चेन में सुगम समन्वय संभव होगा, जिससे पूरे सिस्टम की दक्षता बढ़ेगी। और साथ ही एक्सप्रेस लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्गो हैंडलिंग क्षमता और क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी में निरंतर निवेश, यहाँ जो निवेश है वो बेहद जरूरी है। और टर्न आउट जो टाइम है उसमें सुधार होगा। उच्च मूल्य, समय संवेदनशील शिपमेंट को बेहतर समर्थन मिलेगा। साथ ही यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, डेटा आधारित विजिबिलिटी और पेपरलेस प्रक्रियाओं जैसी डिजिटल सुविधाओं को अपनाने के लिए निर्यातकों और एमएसएमई के लिए व्यापार की पारदर्शिता और आसानी बढ़ेगी। ग्रीन ट्रांसपोर्ट के लिए अलग टैक्स नीति होगी, यानी कि यहाँ डिफरेंशियल टैक्सेशन जो स्टैंड लोन है सब्सिडी की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से मॉडल शिफ्ट को बढ़ावा दे सकता है। तो यहाँ ईवी चार्जिंग, वैकल्पिक ईंधन इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस निवेश में लॉन्ग हॉल मूवमेंट हो सकता है। शहरी डिलीवरी को लेकर काम किया जा सकता है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पिछले साल टैक्स व्यवस्था का यहाँ पर क्या हाल था, जिसमें आपको ये भी बताते चले 2025 के बजट में निर्मला सीतारमण की तरफ से जो आयकर दाता थे उन्हें एक बड़ी राहत दी गई थी, जो कि 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स में कटौती करने की घोषणा हुई थी। करोड़ों मध्यम वर्गीय करदाताओं को इसका लाभ हुआ। अब यहाँ वेतनभोगी वर्ग के लिए भी मानक कटौती जोड़ने के बाद कर मुक्त आय सीमा बढ़कर 12.75 लाख हो गई है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ नया जो आयकर अधिनियम 2025 पेश किया है वो 1 अप्रैल से लागू भी होगा। तो चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर गरीबों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ होगा, और सबसे अहम देश की सुरक्षा, उसके लिए किस तरह से काम किया जाएगा। इस पर चर्चा कर लेते हैं। नवीन कुमार है हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत नवीन जी जुड़ने के लिए। विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यामिनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकोनॉमिक्स हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। यामिनी जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कल अब तो कुछ ही क्षण रह गए हैं, कल सुबह आप देखिए बजट पेश हो जाएगा, लेकिन युवा, किसान, गरीब, महिला को लेकर अगर हम बात करें, जिस तरह 2025 में बजट पेश हुआ था और इन पर ज्यादा फोकस किया गया था, आपको क्या लगता है कि कल भी इसी तरह की तस्वीरें रहेंगी या फिर कुछ बदलता हुआ नजारा भी आएगा सामने? अनम्यूट कर लीजिए। जी, इस पे केंद्र बिंदु रहेगा और कोशिश की जाएगी कि इनको जितनी सहूलियतें दी जा रही हैं वो सहूलियतें वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम तक इनको पहुंचे। कोशिश यही भी की जाएगी कि जितना ग्रोथ सेगमेंट है और जो ग्रोथ की नीतियां हैं वो इन्हीं के बिंदुओं पे और इन्हीं को केंद्र बिंदु में रख करके घोषित की जाए। साथ ही साथ
महिलाओं के लिए खास तौर पे जेंडर बजटिंग सरकार लाई थी, जिसके तहत जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है उसको इम्प्रूव किया गया है। हाल ही में एमएसएमई के भी कंट्रीब्यूशंस की बात की गई है, जिसमें स्टेट और सेंटर के कंट्रीब्यूशंस के को ला करके वीजी रामजी स्कीम को लाया गया। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से और जो सरकार की सागरमाला और भारतमाला प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी के माध्यम से जो सहूलियतें हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्हीं 4 वर्गों में मिली है। और जो सबसे जरूरी बात है मैक्रो इकोनॉमिक सेगमेंट की, जिसमें जो देश के मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं, चाहे वो जीडीपी है, इन्फ्लेशन 1.7% के आसपास है और जीडीपी 7.2% के आसपास है, और आईआईपी इंडेक्स है जो इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करता है, और सर्विसेज सेक्टर का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है 53% के ऊपर, और खास तौर पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात है और इंटरेस्ट रेट्स लो होने की बात है। ये सब जो है बजट में कहीं ना कहीं नजर आएगा, प्रोविजनिंग नहीं, नजर आएंगी जो सरकार में पहले जिस भी तरह से सरकार ने लिए हैं यामिनी और जी आगे ये भी कहा जा करेगी। रहा है कि इस बार वित्त वर्ष जो सरकार के लिए है, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं 11.2 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, और फिर ये अनुमान जताया जा रहा है कि 10 से 15% की बढ़ोतरी इसमें की जा सकती है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ध्यान केंद्रित अगर सरकार करती है तो। ये देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 7% से ऊपर ग्रोथ की, और वो एक फिस्कल स्पेस बनाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को 20% तक ले जाने का। खास तौर पे अगर हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट किया जाए। ये भी देखा जाएगा कि जितने भी एफटीएज अभी हाल ही में हुए हैं, चाहे वो ईयू के साथ हुए हैं, कनाडा के साथ हुए हैं या बाकी देशों के साथ हुए हैं, और बायलैटरल टॉक्स चल रही है, उनके लिए प्रोविजन किया जाए बजट्स में, ताकि जॉब्स हैं या विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है हाँ, या गरीबों के लिए विश्वनाथ जी नीतियां वो कह बनानी रहे है, हैं कि जो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, फ्री ट्रेड वो सब एग्रीमेंट आए। हो रहे हैं विदेशों के साथ और रोजगार को लेकर ज्यादातर फोकस करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी के भविष्य का जो विजन है कल वो सामने आएगा विश्वनाथ जी। जी बिल्कुल आएगा। यामिनी जी एक सेकंड, विश्वनाथ जी। जी जी आशा जी, देखिए आशा जी, इस समय ये बैलेंस्ड बजट होने वाला है। अभी इसको चुनावी बजट जैसा कुछ होना नहीं है, अभी सरकार के पास बहुत समय है। अभी सरकार को एक बड़ा बैलेंस्ड बजट पेश करने का है। ग्रोथ रेट ठीक है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम करना है। पर समझौता हुआ है सरकार के सामने। एक बड़ा चैलेंज ये है या यूं कहें टारगेट ये है कि वो कैसे अपने रक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करें, एमएसएमई पर स्ट्रेस करें। क्यों? एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट सपोर्ट और अन्य सुविधाएं दें, ताकि लोगों तक उसका जो लाभ है वो नीचे तक पहुंचे। कर सुधार में मुझे लगता है, जहां तक कर सुधार की बात है, कोई बहुत कम संभावना है उसकी कि कर सुधार में कोई ऐसा काम कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के इसको आप एक सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जो सरकार है वो कोई बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बजट में एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। सरकार को स्मॉल बिजनेसेस के लिए यस देखना पड़ेगा, निश्चित रूप से देखना होगा उन्हें। दूसरी चीज, जो हम पेट्रोलियम हमारा इंपोर्ट है उसको कम करने के लिए सरकार एक जरूर कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेप्स जरूर लेती हुई नजर आएगी, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, बाकी और जो ईवीज हैं उन पर काम करती हुई सरकार नजर आनी चाहिए स्पेसिफिक। ठीक। दूसरा, बुनियादी जो ढांचा है उस पर जरूर मुझे लगता है कि जो सरकार का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता नजर आना चाहिए। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल डिजिटल इंडिया है। डिजिटल लेकिन इंडिया, क्योंकि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर एक में तो बढ़ती हुई विश्वनाथ जी अर्थव्यवस्था है, पिछली बार वैश्विक। भी अगर हम देख रहे हैं तो राज्य सरकारों को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले, फिर 50 साल के लिए यहाँ इंटरेस्ट फ्री लोन भी किया करने की बात हुई, फिर ये कहा कि एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित एलोकेट होंगे, फिर 25 से 30 के लिए नई एसेट यहाँ जो मोनेटाइजेशन स्कीम थी, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड के लिए 10 लाख करोड़ रुपए भी दिए गए हैं।
तो वो जो पैसा दिया गया था अभी तक वो कितना लगा, अब उसमें कितने % की बढ़ोतरी कल देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरह से आप लोग भी बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी फील्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश होती है तो सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना होगा। देखिए आशा जी, सबसे महत्वपूर्ण देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। राज्य सरकारों का कितना सहयोग मिल पाता है केंद्र को। दूसरा, जब इनिशियली आप कोई फंड किसी क्षेत्र में डालते हैं तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जो एक्सपेक्टेड लाइंस होती हैं उस पर उतना काम नहीं हो पाता है। लेकिन वेल बिगन इज हाफ डन। जब सरकार एक अच्छे प्रयास, अच्छे लक्ष्य के साथ एक अच्छे राहमार्ग पर चलती है तो सरकार बहुत पॉजिटिविटी के साथ, हमने पिछले 10-12 साल में देखा है, सरकार उसके साथ कहीं बैकफुट पर नहीं जाती है, सरकार उसको और आगे स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करती है। तो डिजिटल इंडिया का जो विषय है वो निश्चित रूप से सरकार के बहुत टॉप प्रायोरिटी में है। एआई पर बहुत ध्यान देने वाला है सरकार, निश्चित रूप से इस पे स्पेसिफिक स्ट्रेस जरूर देगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा नवीन जी, क्योंकि आइए आने वाले समय में विश्वनाथ जी, विकास की रफ्तार बढ़ाएगी, विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए काम होगा और सरकार स्ट्रेस जरूर देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात हम अगर देखें कि कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एमएसएमई सेक्टर की बात होती है कि क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया पिछली बार। फिर कहा गया कि रजिस्टर्ड जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें 5 लाख की लिमिट का नया क्रेडिट कार्ड दिया। फिर खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू हुई। फिर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए हो गई। अब उसके लिए कुछ समय सीमा निर्धारित की गई कि आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में इस पर कितना काम होगा। लेकिन अभी 1 साल के बाद ही बजट दोबारा से पेश हो रहा है, जो कि एक प्रक्रिया है। अब आपको क्या लगता है कि इन तमाम सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वाकई में जो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन है उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने काम किया होगा और अब इसमें बढ़ोतरी होगी, या फिर थोड़ा बहुत ठीक है, देखा है कि हाँ अच्छे से चल रहा है तो सब बेहतर रहेगा? और कितने % की बढ़ोतरी आप देख रहे हैं इस पूरे कारोबार के सेक्टर में? जी आशा जी, देखिए ऐसा है कि इस बजट के अंदर आपने जो पूर्ववर्ती बजट दिया पिछले वित्तीय वर्ष के लिए, उसमें आपने क्या क्या प्रायोरिटीज ली, क्या क्या प्लान किया था, कितना एग्जीक्यूशन हुआ, कितना अचीवमेंट हुआ, कितना पाइपलाइन में है, कितना आगे होना है, उसके साथ में आप एडिशनल प्लानिंग, एडिशनल योजनाएं ले सकते हैं। आप अभी अनुपूरक बजट का भी एक सत्र लेके आए थे, उसमें आपने क्या ब्लूप्रिंट बनाया, पिछली क्या अचीवमेंट रहे, वो रखना चाहिए सामने सरकार को। मैं तो बड़ी साधारण सी बात कहूंगा कि देखिए ऐसा है, भारत के अंदर आप ये कह रहे हैं कि हमने स्किल इंडिया के स्किल डेवलपमेंट और ये सब सेंटर खोल दिए, बहुत जल्दी भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। मैं समझता हूं एक लेमैन की तरीके से कि भारत के अंदर सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है और भारत को सर्विस सेक्टर के लिए हर राज्य में, हर मेट्रो सिटी में इस तरीके के ट्रेनिंग सेंटर बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि भारत की जनता, भारत के जो युवा हैं, वो उसका लाभ ले सके, सर्विस सेक्टर में वो ट्रेनिंग ले सके। जिस तरीके की फील्ड, अब आप देखिए कि केरल एक ऐसा राज्य है, आंध्रा है, बहुत सारे दक्षिण के ऐसे राज्य हैं जो स्वास्थ्य के सेक्टर में पूरे विश्व के अंदर तमाम देशों में सेवाएं दे रहे हैं। मैं समझता हूं उससे एक आप अच्छा रेवेन्यू बहुत इन्वेस्टमेंट के ऊपर बना सकते हैं और आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है अपने देश के अंदर। दूसरी चीज आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, एमएसएमई की जो बात हो रही है। एमएसएमई के अंदर आपको ये करना होगा कि आपने स्मॉल स्केल, माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज के लिए योजनाएं लाई, बहुत अच्छा कदम था सरकार का, जिस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो जमीनी धरातल पर उतर पाया? उसमें कितनी कंडीशंस आपने लगाई हैं? आज की तारीख में आपके पास पूरे देश के अंदर तमाम, आप कहते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे का जाल बिछा दिया है, सड़कें बेहतरीन हुई हैं, ये सत्य है, स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसके साथ में अगर आप उनके पैरेलल जो भी हाईवे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतर हुआ है। यूपीए वर्सेस एनडीए होगा ना नवीन जी, तो उस हिसाब से बात करेंगे ना। बिल्कुल नहीं, अभी मैं राजनीतिक उस पर नहीं, मैं पहले बजट पे चर्चा कर लूं, फिर मैं यूपीए आंकलन की बात मैं कर रही हूँ। अगर आप रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। नहीं, किसानों के लिए मामले में ये सरकार पूरी तरीके से
उसने इग्नोर किया है किसानों को। ये सच स्वीकार करना पड़ेगा। भारत में किसानों की जो स्थिति है और जिस तरीके की स्थिति बेहतर करने के वादे किए गए थे, उस पर ना तो कोई इनकी प्लानिंग है, ना कोई ब्लूप्रिंट है, और ना ही जमीनी धरातल पर किसानों को कुछ हासिल हुआ है। ये कड़वा सच है, स्वीकार करना। मैं एक बात कह रहा हूँ युवाओं, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया सरकार की तरफ से, किश्तें उन्हें डाली गई, क्या हो जाएगा, मुआवजे को लेकर बात हुई, आत्महत्याओं को रोका गया। आशा जी, जमीनी धरातल पर आप अगर देखें, आपके रिपोर्टर बता देंगे कि आज की तारीख में जो कामगार है, जो किसानी कर रहा है, वो केवल मजदूर बन के रह गया या अधबटाई पे फसल कर रहा है। जो असली जमीन मालिक है, मुआवजा और जो 2000 रुपए की आप किसान निधि दे रहे हैं, उसके खाते में जा रही है। वास्तविक किसान जो वास्तव में खेतिहर मजदूर है, उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो तो नुकसान में बैठा ही हुआ। दूसरी एक और चीज मैं कह रहा हूँ कि आप युवाओं को जब तक केंद्र में रखकर कोई योजना बनाएंगे नहीं। नवीन जी, ये बताइए ना मुझे कि धन धान्य योजना की जो शुरुआत हुई, फिर 100 जिलों को कवर किया जाएगा, उत्पादन कम है, फिर कहा गया कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दिया गया, 5 लाख रुपए करने का ऐलान हुआ, फिर कार्ड की मैक्सिमम लिमिट को 3 लाख रुपए भी किया गया, फिर जो दालों के उत्पादन है उस पर आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल के लिए एक मिशन भी शुरू किया गया, फिर मखाना बोर्ड बिहार के अंदर बनाया गया, जो एक उदाहरण के तौर पर पेश भी किया सरकार ने। और आप कह रहे हैं कि जमीनी सतह पर कुछ पहुंचा नहीं है। नहीं आशा जी, मखाना उत्पादन कितना बढ़ा या कितने बढ़ने की योजना बनाई गई, कितना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया कि सरकार बता पाएगी? केवल चुनावी घोषणाएं थी। बिहार का चुनाव था तो मखाना बोर्ड याद आ गया। ये सब केवल चुनावी तमाशे से अधिक कुछ नहीं है। वो चुनावों के साथ जोड़कर बजट को देख रहे हैं। आपको लगता है कि कल चुनावों के साथ जोड़कर बजट को पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण की तरफ से? नहीं, देखिए, इमीडिएटली अभी इसका चुनावी बजट तो नहीं होना, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं, ये चुनावी बजट नहीं होना। देखिए, कुछ चीजें बहुत बेसिक हैं, कुछ चीजें इतनी बेसिक हैं कि जैसे सरकार को, देखिए, बहुत से प्रयास होते हैं कि सरकार जैसे जो चीजें प्रॉमिस करती है, जिन चीजों को प्रोजेक्ट करती है, वो प्रोजेक्शंस एज इट इज धरातल पर नहीं उतर पाते हैं, ये चाहे ये सरकार हो या कोई सरकार हो। लेकिन जितना अच्छा स्ट्राइक रेट है आपका 60%, 50%, 70%, 80%, जो आप जमीन पर ले आ पाते हैं, वो एक बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, क्योंकि सिस्टम उतना फुल प्रूफ हमारे यहाँ था नहीं। हम लोग उनमें थे जहां राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपया जाता है तो वो 15 पैसा बचता है अंत में यूजर एंड पर। तो उस व्यवस्था से निकले हुए लोग हैं हम। तो हम ये आशा करें कि नहीं, सब कुछ आज हमने कहा और अचानक जितने किसान हैं वो सब राजा हो जाएंगे। अरे भाई, इसीलिए तो मैंने नवीन जी से भी पूछा ना कि आप आंकलन कीजिए, यूपीए वर्सेस एनडीए का आंकलन कीजिए। बिल्कुल आशा जी, बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। अब ये बात सही है। देखिए, जो प्राइसेस हैं, जो उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो लगातार बढ़ाई गई। हम लोग को याद है 10 रुपए किलो गेहूं हुआ करता था, आज 30 रुपए किलो गेहूं है। अरे सबसे बड़ी एग्जांपल तो विश्वनाथ जी यहाँ पर ये है कि कांग्रेस के समय में ही एमएसपी लाया गया था, लेकिन C2 50% को लेकर क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया, अगर राजनीति पर जाना हो तो? देखिए, राजनीति, देखिए आशा जी, चूंकि जो देश की का पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीति तो उससे आप इतर कर नहीं सकते हैं। जितने भी दल हैं, जब उनका मौका आएगा उस पर राजनीति करेंगे। महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि उसमें से जनता के हित में क्या चीजें निकल कर आई, जो आम आदमी, जो जमीनी धरातल पर है, उसके जीवन में क्या बदलाव आया। इस पूरे पॉलिटिकल जो गिमिक्स है, जो खेल हो रहा है, उसमें से उसके हिस्से क्या छन के आया। तो मैं मानता हूं 10 रुपए से अगर 30 रुपए गेहूं हुआ तो 20 रुपए उसके हिस्से में छन के आया। अगर ये सामान्य गति से, छोटी गति से, कम गति से चलता तो आज ये 15 रुपए, 16 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए तक पहुंचता। वो जो पैसा बढ़ा उसकी जेब में गया। दूसरी चीज, सरकार ने एक स्कीम्स लॉन्च कर रही सरकार उसका इंश्योरेंस देने की कोशिश कर रही है, वेयर हाउसेस क्रिएट करने की, लोकल लेवल पर चीजों को क्रिएट कर, लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट जो हमारा सिस्टम है, सरकारी जो सिस्टम है, उसको रिवैम्प करना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि सरकार मतलब लोगों का विरोध नहीं झेलना चाहती। जो सेटअप है, जो सरकारी व्यवस्था में बैठे लोग हैं, ठीक है, हो गया। मैं आज भी देखता हूं। अब अगर हम न्यू टैक्स रेजिम को लेकर बात करते हैं, ठीक है विश्वनाथ जी, ठीक है।
वो जो घूसखोरी वाली व्यवस्था थी, वो जो सिस्टम है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको नहीं बदला जा सका। इसलिए मेरा मानना है कि धरातल पर वो जो इम्पैक्ट आना चाहिए लेकिन था, अब वो तो नहीं आ सरकार ने पाता। बोल दिया जी कि आशा। भ्रष्टाचार पर तो भाई जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, बिचौलियों को सबसे पहले खत्म किया जाएगा। यामिनी जी, न्यू टैक्स रिजिम के तहत 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं दिया, यानी कि टैक्स को लेकर राहत लोगों को दी गई। फिर सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। आपको लगता है कि इस बार भी टैक्स में कुछ बड़ी राहत होगी, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, या फिर जो करदाता है उनके लिए राहत होगी, कर्मचारी हैं उनके लिए राहत टैक्स होगी? में जी मुझे नहीं लगता टैक्स में कोई बदलाव आएगा, क्योंकि पिछले ही साल उन्होंने 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स जो है एग्जेम्प्ट किया था, और साथ ही साथ जीएसटी रिफॉर्म्स भी लाए थे, जिसका सीधा असर हमें इकोनॉमी पे नजर आया है। वैश्विक मंदी के कारण हो या अस्थिरता देखें, या आप संसार भर में जो ओवरऑल अनसर्टेनिटीज रही हैं उनको देखें, भारत में बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट रहा है, बहुत स्तर जो है एक बहुत ही स्टेबिलिटी से मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स डेवलप हुए हैं, जो टैक्सेस हैं, रेवेन्यूज हैं, वो भी सरप्लस में हैं, ग्रोथ रेट्स पॉजिटिव टेरिटरी में है, फिस्कल डेफिसिट्स कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए, कोई डिफिकल्टीज नहीं हुई, कहीं पे जान मान की हानि नहीं पहुंची। ओवरऑल इकोनॉमिक स्थिति बहुत संभली हुई है, और साथ ही साथ ग्रोथ देख रही है, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस के बाद भी और मुश्किलों के बाद भी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी सरकार के पास फिस्कल स्पेस जो है उसको वो कैपेक्स में ठीक है, कन्वर्ट करके मतलब टैक्स में कोई ओवरऑल राहत ग्रोथ इतनी लाने खास की नजर नहीं कोशिश आएगी। करेगी। लेकिन न्यूक्लियर मिशन की अगर हम बात करें यामिनी जी, 2047 तक 100 यहाँ जीडब्ल्यू न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा हुई। फिर मिशन को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए एक्टिव पार्टनरशिप की जाएगी, ये कहा गया। फिर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा भी हुई। फिर 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर जो रिएक्टर्स हैं उन्हें चालू करने के लिए भी कहा गया था। 2033 का लक्ष्य, 2047 का लक्ष्य। लेकिन अब 2026 का बजट कल पेश होगा। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं? बिल्कुल, इन्होंने सरकार ने काफी हद तक अपनी सोच को रखा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी पे खासा फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका जो फ्रेमवर्क है उसे ओवरऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे रखें, और न्यूक्लियर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एनर्जी सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करें। साथ ही साथ सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस रहा है, जैसे पिछले बजट्स में हमने सोलर एनर्जी पे देखा है। तो इस बार हम जरूर देखेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी आएगा। ठीक है। अच्छा नवीन जी, ये बताइए कि जब किसी भी देश की अगर हेल्थ की बात होती है, रीढ़ की हड्डी की बात होती है, अगर आपको ग्रोन अप होना है तो सबसे पहले आपकी सेहत सही होनी चाहिए, फिर आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप किसी काम को लेते हैं तो बखूबी से उसे निभाएं। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये दोनों एक ऐसे सेक्टर हैं जो आपके देश को बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं, और अगर ये कमजोर है तो बुलंदी से पीछे भी लेकर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार हेल्थ सेक्टर में किस तरह का रहने वाला है? क्योंकि 2025-26 में ये कहा गया था कि 200 डे केयर सेंटर जो कि कैंसर सेंटर बनेंगे, फिर सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रांडेड कनेक्टिविटी मुहैया होगी, फिर ये कहा गया कि गिग वर्कर्स जिनकी जॉब टेम्परेरी होती है उन पर फोकस होगा, उन्हें आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। एक बात, एजुकेशन सेक्टर में कहा गया कि सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। 500 करोड़ से भी ज्यादा लागत से एआई एजुकेशन से जुड़े हुए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। फिर मेडिकल कॉलेज में 5 साल से 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी, 10,000 सीटें यहां पर जुड़ेंगी। फिर 2014 के बाद यहां 6 आईआईटी और 5 से जो सीटें हैं वो काफी तरीके से दोगुनी भी देखी हमने। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी भी एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में कितना बदलाव अभी भी होने की जरूरत है? क्योंकि लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो आशा जी, एजुकेशन के सेक्टर के अंदर
बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जो नहीं किया जा रहा है। ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप एक चीज मुझे बता दीजिए, इस पैनल में हमारे बहुत विद्वान साथी बैठे हैं, -40 वाले को आप पीजी करा रहे हैं, यानी कि स्पेशल डॉक्टर बनेगा, वो स्पेशलिस्ट बनेगा, मल्टी स्पेशलिटी में जाएगा। -40 वो इस देश के अंदर क्या ट्रीटमेंट देगा? एक अपने आप में मजाक बन के रह गया है स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर। आप किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? आरक्षण वही पर आ आपने गए क्या आप? किया? नवीन जी, आरक्षण पर आ गए, बोलना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। उसके लिए तो फिर कानून बनाना पड़ेगा, उसके लिए तो फिर बहस करनी बनाने की पड़ेगी। जरूरत नहीं है। नहीं, बहस करनी पड़े, सरकार की जिम्मेदारी है ना कि समाज के अंदर जिस तरीके से आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं और आप देश को आगे बढ़ाने का, आप विरोधाभासी तो खुद हैं। आप क्यों नहीं क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं इसमें? अभी आपने 4 दिन पहले यूजीसी कानून लाके मेधाओं को मारने का काम किया है, तो ये थोड़ी चलने वाला है। और दूसरी एक चीज में मुझे थोड़ा रोक लग गई ना, नहीं, थोड़ा सा रोक कोर्ट ने लगाया ना, कोर्ट ने महसूस किया। आशा जी, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई, एक बात मैं और कह रहा हूँ। आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, मेरा ये कहना है कि आप जितने भी बड़े आपने एक्सप्रेस वे हाईवेज बनाए हैं, उनके पास जो लगने वाले क्षेत्र हैं, वहां पर किस्तों पर आप युवाओं को जो आईआईटी से पढ़ के आ रहे हैं, बीटेक और बी करके आ रहे हैं, एमटेक करके आ रहे हैं, होशियार बच्चे हैं, मैनेजमेंट से एमबीए करके आ रहे हैं, उनको आप क्यों नहीं कहते कि हम क्लस्टर इंडस्ट्री डेवलप कराइए आप और उनको प्रमोट करिए? आप बड़ी इंडस्ट्री का 45,000 करोड़ का कर्जा माफ कर देते हैं। लंबी बहस का टॉपिक छिड़ गया। नहीं, लंबी बहस नहीं, लंबी बहस का टॉपिक छिड़ गया, लंबी बहस नहीं। डिबेट में मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको इस बात का पूरा जवाब देती। अब आपको, मुझे मालूम है टाइम, अब आपके पास टाइम होगा नहीं, क्योंकि सरकार की जब नहीं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन घड़ी देखिए ना, टाइम नहीं होगा। जल्दी जल्दी बोलिए, घड़ी देखिए, सुनना नहीं चाहती है, घड़ी देखिए ना, मैं तो सुनना चाहती हूँ। एक लाइन बोल रहा हूँ कि भाई जो छोटे इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, आप क्यों उनकी ऑक्शन कराते हैं भाई? आप युवाओं को बुलाइए, उनके साक्षात्कार कीजिए, उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, उसके बेसिस पर उनको आवंटित करिए और बोलिए कि अगले 25 साल तक आप इसको बेचेंगे नहीं, अब इंडस्ट्री चलाएंगे। आपको सरकार, आप जो बनाएंगे सरकार उसकी मार्केटिंग। हाँ, तो ठीक है ना, यूजीसी को लेकर अगर बात हो रही है तो 19 मार्च को दोबारा से सुनवाई होगी। 2012 की ही यह कानून को अभी तक लगाया गया है, उसके बाद अगर चेंजेस होती है तो सुप्रीम कोर्ट करता है, तो उसका बहुत बड़ा फैसला अगर सामने है, सर्वोपरि है, उसका सम्मान भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी जुड़ने के लिए, विश्वनाथ जी आपका भी धन्यवाद, यामिनी जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल कल बजट पेश होने वाला है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, गरीबों के लिए क्या होगा, किसानों के लिए क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए क्या होगा, और हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में क्या होगा, डिफेंस में क्या कुछ देखने को मिलेगा, टैक्स पेयर्स को कितनी राहत होगी, नौकरी पेशा लोगों को कितनी राहत होगी, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें कितनी यहाँ पर कल आप देखिए सौगात मिलने वाली है। इसी पर नजर है कि सुबह जब बजट पेश होता है तो क्या कुछ उस पिटारे से निकलेगा, ये देखना होगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।